ओके, परफेक्टली ओके। एनीवे, सो गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी को, भगवान जी को बहुत धन्यवाद, और अमराराम जी को, आपको सभी को, जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको सभी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया मेरे को। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट था, कोई अर्जेंट मीटिंग में बैठे थे तो वो चलती रही, इसलिए। तो मैं सुन रहा था, इससे मेरे से पहले जो बच्ची बोल रही थी, बहुत बढ़िया बता रही थी, एक प्रोफेशन के बारे में बहुत ही अच्छा भाषण दे रही थी, मैंने सुना था। तो मैं अभी आपको कितनी देर मेरे को बोलना है, कितनी, कोई इंटरेक्शन है या सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है? इंटरेक्शन भी है क्या? इट्स वन वे कम्युनिकेशन सर, आपका ये टाइम अच्छा आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कोई बोलना चाहे, कोई पूछना चाहे, कोई क्वेरीज भी अगर रेज हाँ, करना वो चाहे तो वो दैट्स पूछेंगे, आल्सो वो बाद में पूछेंगे। आप एक बार बच्चों को संबोधित कर दो, फिर बाद में आपसे पूछेंगे। ओके। देखिए, मैं जो मेरे को जो ये बता गया कि बेसिकली जो ये किस्ती है, वेबिनार है, कि जो बच्चे जो हायर सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज वगैरह, इनके लिए जो कंपटीशन देना चाहते हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको स्टार्टिंग में कि माय टॉक इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स फॉर डूइंग ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल बिजनेसमैन। उसके लिए तो आप कई सारे बिजनेसमैन से आप सुनते होंगे। मैं जो सरकार की नौकरी और सरकार से रिलेटेड या सेमी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स, उसके बारे में आई लाइक टू टॉक टू यू। तो जैसे अब मैं इंडियन पुलिस सर्विस में था, तो इंडियन पुलिस सर्विस आपको जो है, आपको पता होगा, आईएएस आईपीएस और ये सब जो इंडिया की जो सिविल सर्विसेज होती है, वहां से आती है सर्विसेज। तो मैं बेसिकली ये इंडिया के, ये समझी जाती है कि इंडिया की टॉप मोस्ट सर्विस जो यही होती है, गवर्नमेंट सर्विस। इंडिया की जो टॉप मोस्ट नंबर वन गवर्नमेंट सर्विस होती है, सिविल सर्विसेज। तो इसलिए मैं आपको सिविल सर्विस के बारे में ब्रीफली बताना चाहूंगा। और ये सबसे डिफिकल्ट है जो यूपीएससी अपना जो एग्जाम कंडक्ट करती है इसका, सिविल सर्विसेज का, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है। तो आप जब आगे सबसे डिफिकल्ट एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, करेंगे, तो अब जैसे आपने 10 फीट कूदने का अगर आपने एम बढ़ा दिया, तो 5 फीट कूदना तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए अगर आप सिविल सर्विस के लिए एम करते हैं और उस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप किसी भी सर्विस से आप यू कैन गेट थ्रू, इवन नॉट ओनली गवर्नमेंट सर्विसेज बट ऑल्सो जैसे बैंकिंग है, जैसे सेमी कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, बैंकिंग एग्जाम वगैरह, इस तरह से किसी के लिए भी आप यू कैन गेट थ्रू। तो इसलिए बेसिक फंडा यही होता है, सारे एग्जाम्स में प्रिपेयर करने का बेसिक फंडा यही होता है। और उसके थ्रू इफ यू आर डूइंग अ प्राइवेट बिजनेस, देन आई एम नॉट टॉकिंग ऑन दैट जॉब, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट राइटिंग द competitive exams, whichever can be, like previous madam had told now, that whatever your passion is there and what you like to do, या आपने जो भी सेलेक्ट किया है उस जॉब के लिए, तो उसके एग्जाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, और उसके लिए ब्रीफ में बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज जो है, उसके बाद में जो होती है अपने, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, वहाँ पे ग्रुप 1 एग्जाम्स बोलते हैं इनको। हर एक स्टेट की अपनी जो है ग्रुप 1 एग्जाम्स होते हैं। और उसके अलावा और भी कई एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, सेमी गवर्नमेंट के भी होते हैं। तो उसमें, तो इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वाई गवर्नमेंट सर्विसेज। आप जब बिजनेस में हैं तो बहुत पैसा मिलता है आपको बिजनेस में, बहुत भगवान की मेहरबानी है, विश्वकर्मा की मेहरबानी है कि आप बहुत, अपने जैसे दुबई में है, फॉरेन में सारे जो अपने बेस्ट जो है अपने सब महानुभाव, वो बहुत अच्छा कमाते हैं, तो बहुत अच्छा है ये। लेकिन देखिए, लाइफ में क्या पैसा ही सब कुछ होता है, या पैसा कमाना ही सब कुछ होता है, या और भी कुछ क्या क्या चीजें होती है? कुछ लोग, चलो ये ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पैसा कमाना गलत है, नहीं, अपना एकदम जो अपना लीगल बिजनेस करके और पैसे कमाना बहुत अच्छी चीज है। आज इंसान के पास पैसा होता है तो बहुत कुछ होता है, उसको बहुत कुछ सुविधा मिलती है उसको। लेकिन जो मैं सर्विसेज की बात करता हूँ, वही सर्विसेज या सिविल सर्विसेज और एनी अदर हायर सर्विसेज, वही सर्विसेज। तो इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए कि एक तो ये होता है कि आप इंसान, हर एक इंसान की एक होती है, उसको मन में होता है कि वी शुड सर्व द पीपल, पर्टिकुलर पुअर पीपल, नीडी पीपल, एंड वी शुड डू सम जस्टिस, न्याय करना है। तो उसके लिए एक सर्विसेज ऐसी चीज होती है, उसमें बैठ करके आप तुरंत न्याय कर सकते हो। डॉक्टर जैसे आपको एक पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ देता है, सेम वे we sitting in the service, government services, we can give instant relief to the people who approach us. तो सबसे पहली चीज है, आप सर्विस करके इतना सेटिस्फेक्शन होता है कि at the end of the day we feel, when I was working as a superintendent of police, I was working as a commissioner of police,
night when I go home, en route, I have to just recollect today what are all good things I have done. And that gives me a lot of satisfaction, and I have to have deep sleep for that. So like that, it gives a lot of satisfaction to do the service. And when you are serving, people will start liking you. There'll be a lot of liking you, there'll be a lot of fans for you, all the things. I'm not telling you to do for the fans, but do for your own satisfaction. So service gives a number one. Number two, as I told you, there's a respect. Everybody want to go move with some respect. Nobody want to be insulted, move with disrespect. A lot of respect you command when you are in the service. And number three, you are very comfortable personally. There is a high salaries, and there are a lot of other job perks are also there. High salary, I don't compare it with the business, but I can say that among the government services, the highest services will be for the civil services and other group one services and the things. So, but apart from this, your salary, what perks you will get, that are equally important. You have your vehicles, you have your bungalows, you wherever you go, you have some facilities. All the things are the part of the perks. So this is the comfort, number three. Number four, important thing is that you get you get the job security. The civil services and these services only give the job security to you. Your job is safe, and till retirement, even after retirement, you get so many benefits, your pension and all the things. So that is why we give this advice to all the youngsters that more and more you should come into the civil services. Now, the civil services exam, why I am telling you that this is the most difficult exam of the world. दुनिया की सबसे डिफिकल्ट एग्जाम जो होती है कि इंडिया की जो यूपीएससी करती है सिविल सर्विसेज की, वो होती है. तो ये कैसे कंडक्ट की जाती है उसको ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ. एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है. जैसे लास्ट ईयर प्रिलिमिनरी एग्जाम में करीब 10 से 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और उसमें करीब 5 लाख लोग अपीयर हुए थे, और फाइनली करीब 2000 से थोड़े से ज्यादा पास होते हैं मेन एग्जाम में. और मेन एग्जाम होने के बाद में जो इंटरव्यू होता है, उसमें होने के इंटरव्यू करीब 2000 के आसपास का इंटरव्यू होता है, और फाइनली जो सेलेक्ट होते हैं वो सिर्फ 1000 के अंदर में होते हैं. अराउंड 1000 वैकेंसी, IAS, IPS, करीब 15-20 सर्विसेज है, उनको सभी को मिला करके होता है. तो दिस इज हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस थिंग. ओके, तो पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है. प्रिलिमिनरी सारा ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे आप बैंकिंग एग्जाम देते हो उस तरह से, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट होता है. उसमें स्क्रीन करते हैं. फिर उसके बाद में जो मेन एग्जाम होता है, तो मेन एग्जाम में जो है उसमें डेस्क्रिप्टिव होता है. डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है वो मेन एग्जाम. और उसके बाद में जो सिलेक्शन होता है उसमें इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू. तो ये होता है सिविल सर्विसेज का. इसमें जो होते हैं इनके जो पेपर्स होते हैं, मैं ये ब्रीफली करना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारी चीजें होती है जो आप अदर जॉब्स के लिए भी आप तैयार करते हो, वही चीजें आप इसमें तैयारी कर सकते हो. तो इसमें कौन कौन से पेपर्स होते हैं, इसमें एक तो होता है इसका जनरल स्टडीज का होता है, पेपर 1 जनरल स्टडीज का होता है. दूसरा पेपर होता है जो होता है CSET का. तो ये दोनों का कंबाइंड मिला करके CSET का जो है मेरिट नहीं होती है, सिर्फ पास होना होता है, 33% लेना होता है. और जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का एग्जाम होता है, और उसमें मेरिट बनती है. उसमें पास होते के बाद में ही, यानी कि आप प्रीलिमिनरी में पास हो गए तभी आप मेन में जाके अपीयर हो सकते हो. तो ये तो है, इसमें सभी के लिए कॉमन होता है, इसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं होता है. ये जो प्रिलिमिनरी का एग्जाम होता है ये सभी के लिए कॉमन होता है. मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि अपने कई बच्चे जो बैठे हैं दुबई में, बैठे हैं ऑल ओवर इंडिया में बैठे हैं, कई लोग सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर सकते हैं. सिविल सर्विस इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी आप सोचते हैं. उसकी दिक्कत ये होती है कि सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि कैसे तैयार करना उसके लिए. अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए और उसके लिए अगर आप हार्ड वर्क करें तो यू कैन क्रैक द सिविल सर्विसेज. तो सिविल सर्विस के अब आते हैं मेन एग्जाम के लिए. मेन एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं. तो एक ऑप्शन लेना पड़ता है आपको, कोई सा भी. तो उसमें ऑप्शनल की लिस्ट होती है, आप गूगल में जाकर के आप देख सकते हो, सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, लाइक दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल. इसकी जो जानकारी आपको सारी उसमें मिल सकती है. तो एक ऑप्शनल, और बाकी पेपर जो होते हैं वो पेपर होते हैं जनरल स्टडी के, जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4 इस तरह से. और एक उसमें इंग्लिश ऐसे भी होता है. तो और एक इंडियन लैंग्वेज में पास करना पड़ता है, वो सिर्फ पास मार्क्स लाना होते हैं, दैट इज नॉट काउंटेड फॉर मेरिट्स. सो इज इट ओके? एम आई ऑडिबल नाउ सो फार? Yes, sir. Yes, Hello? sir. It is very enjoyable. Yeah, okay. तो
या सो उसके बाद में क्या होता है कि जो आपको जो लिस्ट होती है सर्विसेज जो सेलेक्ट होने के बाद में, उसमें पहले आईएएस होती है, उसके बाद में आईएफएस, आईपीएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह बनते हैं, सारी सर्विस होती है। सारे जो इंडिया की जो क्रीम होती है वहीं से सेलेक्ट होती है सारी। अब जो इसमें जो लास्ट ईयर का जो एग्जाम आप देखिए जो सेलेक्ट हुए थे लास्ट टू लास्ट ईयर का, उसमें कौन कौन थे? अब आप में अब कई स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे होंगे, कईयों के इंजीनियरिंग होगी, कई मेडिसिन से होंगे, कई अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे। तो ये पूछेंगे कि भाई आप कैसे उसमें एंटर कर सकते हो, या आपको किसको एडवांटेज ज्यादा है वगैरह। अब मैं आपको फिगर बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो सिलेक्शन हुआ था उसमें इंजीनियरिंग के 66% स्टूडेंट आए, जिनकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो 66% हुए थे सेलेक्ट। ह्यूमैनिटीज का मतलब जैसे पॉलिटिक्स साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह ये पेपर्स है, इनके 21% हुए थे, और साइंस के थे 6%। बाकी साइंस जैसे एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, बायोलॉजी वगैरह इसमें। और मेडिकल साइंस यानी कि जो डॉक्टर्स है वो भी करीब 5% के आसपास सेलेक्ट हुए थे। डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स है और वो एग्जाम लिखते हैं और इसमें भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो है उनका एजुकेशन। तो इसलिए ये नहीं है कि आपको कि आपको जो है आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो ही आप सेलेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये ना सोचेंगे भाई इंजीनियरिंग में कैसे इतने ज्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं शिक्षक। तो इसका कारण ये होता है कि ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग इंक्लूड्स आईआईटी आल्सो। व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट इंजीनियरिंग, दैट इंक्लूड्स द आईआईटी आल्सो। तो आईआईटी इंजीनियरिंग मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली सिलेक्शन भी उनमें ज्यादा होगा। तो इसलिए किसी को ये नहीं फील करना है कि हमारे सब्जेक्ट की कोई वो स्कोप नहीं है। और दूसरा ये होता है कि आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो। ज्यादातर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट 90% ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट दे डोंट टेक इंजीनियरिंग एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। They take only like geography, sociology, history, like that different subject they take. So it is not that they take this subject and they come to this civil services. So any person taking is having any background, he can always take any optional and he can clear the civil services. Only thing you should have a proper understanding of that subject. अब इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अपर एज क्या होती है सिविल सर्विस जनरल की जो होती है, जनरल कैटेगरी में होती है 32 ईयर्स। 32 साल आपकी जो उम्र होती है वो तब तक आप एग्जाम लिख सकते हो। और जो ओबीसी होती है, नॉन क्रिमिनल, उनका 35 ईयर्स है। एससी एसटी का 37 ईयर्स। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनका अलग अलग होती है, 45, 42, 45, 47 ईयर तक भी होता है उसमें। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, जो आप जो जनरल कैटेगरी होते हैं सिर्फ 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हो, 6 बार दे सकते हो, उसके बाद में नहीं। ओबीसी है 9 अटेम्प्ट्स है। और एससी एसटी और बाकी फिजिकली हैंडिकैप्ड उनके लिए नहीं होते हैं, उनका कोई लिमिट नहीं होती है, कितने भी अटेम्प्ट आप दे सकते हो। तो अब देखिए इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने एक किताब पढ़ी थी रिसेंटली, दैट द बुक्स नेम इज द सीक्रेट। वो किताब ये कहती है कि व्हाट यू वांट टू बी यू कैन बिकम दैट। आप जो बनना चाहते हो वो माइंड में रखो, आप वो बन जाओगे आप। यानी कि आप समझोगे, इसका मतलब ये है कि आपके विल पावर होनी चाहिए, आपके पास में एक विल होनी चाहिए कि आप ये बनना चाहते हो। अगर ये डिसाइड करते हो आप, तो एक दूसरी किताब और मैंने एक रिसेंटली पढ़ी थी, उस किताब का नाम था दी वन थिंग। अब देखिए 2 किताबों का आप देखिए, जो एक जो मैसेज क्या है। एक तो है दी सीक्रेट, वो कहती है कि आप जो बनना चाहते हो और माइंड में डिसाइड कर दो आप बनना, तो बन सकते हो। एंड दी वन थिंग है, वो ये कहती है कि आप एक फोकस रखें अपना, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर, कीप ए फोकस, डोंट स्कैटर योर एनर्जी। उसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ यू चेज 2 रैबिट्स एट ए टाइम यू विल मिस बोथ। दैट्स व्हाई chase only one rabbit. That means you should have some focus what you want to do. तो आपका एक फोकस हो और आप ये डिसाइड करो कि मेरे को ये बनना, तो आप बढ़ सकते हो। कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको रोक सके उसमें। बस आपके इसका एक फॉर्मूला जो बताते हैं कि हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, कठिन परिश्रम सही दिशा में। तो सिर्फ कठिन परिश्रम से नहीं होगा काम, बट कठिन परिश्रम राइट डायरेक्शन, सही दिशा में भी होनी चाहिए आपकी वो। तो आपको अगर आप कोई ये डिसाइड करते हैं कि हमको ये बनना है, अभी आप जैसे कई बच्चे 10 साल के हैं, तो कई 20 साल के, तो अभी आप डिसाइड करें
यू कैन रियली मेक इट। मैंने देखा जो बच्चे जिस तरह से हार्ड वर्क करते हैं तो बहुत वो मेहनत करना पड़ता है उसमें। तो sorry somebody, yeah, now next is what you, so first thing you have to decide and you have to keep a focus. Number 2 thing, आपको जो है एक इम्पोर्टेंट चीज मैं कह रहा हूँ आपको कि सोशल मीडिया से आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। बहुत सारे स्टूडेंट सरप्राइज करेंगे, नहीं साहब ये कैसे हो सकता है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और ये आपके जो व्हाट्सएप से, इनसे सभी से दूर रहना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है और सक्सेस होना चाहता है सिविल सर्विस, तो सोशल मीडिया से आपको दूर। ये सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन और सबसे बड़ा जो दुश्मन है सिविल सर्विस प्रिपरेशन का, वो है सोशल मीडिया। आप सिर्फ सोशल मीडिया का अकाउंट रखिए, वो अकाउंट सिर्फ अपने दोस्त जो कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका जो ग्रुप है, सिर्फ उन्हीं को ही पता होना चाहिए, उसके अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए। आप व्हाट्सएप किस नंबर पे यूज कर रहे हैं ये किसी दूसरे दोस्त को पता नहीं होना चाहिए। सिर्फ वही दोस्तों को पता हो जो कि आप इंटरेस्टेड है और वो खुद तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए। उनमें आप जो है व्हाट्सएप में आप ये शेयर कीजिए, आज क्या उन्होंने पढ़ा है, इसमें डिस्कशन सारी कीजिए, सारी एकेडमिक डिस्कशन कीजिए आप। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बाकी दोस्तों से जो डिस्कस करते हो, गप्पे मारते हो, जो वीडियो शेयर करते हो, ये सारी चीजें अब आपको जब तक सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो या बड़ी सर्विस जो भी आपने एम किया है, जैसे बैंकिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर यू वांट टू बिकम, यू वांट टू बी आर्मी ऑफिसर, उसके लिए आर्मी का एग्जाम आप देना चाहते हो, मिलिट्री एग्जाम आप देना चाहते हो, जो भी है वो जब तक अच्छी होता है तब तक आप अननेसली सोशल मीडिया से आप दूर रहे, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका जो भी सब्जेक्ट है, अभी आप क्या सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपका जो आप एग्जाम लिख रहे हैं, या जो आप जैसे आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या आप जो 10th कर रहे हैं, 8th कर रहे हैं, जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसमें आप टॉप रहने की कोशिश करो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, सब्जेक्ट जो आप वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, और वो हर चीज कौन सी चीज कब आपको काम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स में आप रीडिंग में रहिए आपका। नेक्स्ट है जो लड़के, मैं बच्चों को जो कह रहा हूँ जो कि अब जो फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, जो बीए कर रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ कि अभी से या इवन पहले से भी, 10th 11th 12th में भी है, वो अभी से ये डिसाइड कीजिए कि आप सिविल सर्विस लिखोगे या ग्रुप 1 एग्जाम जो आरएएस वगैरह ये लिखोगे, तो उसमें आपका ऑप्शनल क्या होगा, अभी से आप डिसाइड कीजिए। जैसे आपने डिसाइड किया मेरा ज्योग्राफी होगा या सोशल होगा या पॉलिटिकल साइंस होगा या हिस्ट्री होगा, तो उसमें क्या है, उसको अभी से ही आप उस सब्जेक्ट के ऊपर आप कंसंट्रेट करना शुरू करोगे, उससे रिलेटेड से आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप दे सकते हो। लेकिन एक थोड़ा ये है कि नॉट ओनली योर इंटरेस्ट बट यू आल्सो हैव टू सी विच सब्जेक्ट्स आर मोर स्कोरिंग। कुछ सब्जेक्ट होते हैं ज्यादा स्कोर करते हैं, कुछ कम स्कोर करते हैं, इसलिए many people, engineers and all the people, they take geography, some people take sociology, so there are some scoring subject which gives you more score, and also preparation of that subject gives you edge in the preliminary and other general studies also. Civil, जैसे आपका ज्योग्राफी अगर ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी से कई सारी चीजें तो इसमें जनरल स्टडी में भी आती है, तो उसमें काम आ जाएगा। अगर आपका इंटरनेशनल अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस है तो कई सारे करंट अफेयर में उसके रिलेटेड कई सारी चीजें आती है। तो ऐसी चीज आप ऑप्शन लेना चाहें जो कि आपको मल्टीपर्पज काम आ जाएगा। एक जो है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज है उसमें आप कुछ भी चीज आप पढ़ते हैं, रीड द बेसिक मटेरियल। बच्चे क्या गलती करते हैं कि गाइड पढ़ते हैं, जो एक छोटी किताब है जल्दी से पढ़ करके उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसी किताब कभी नहीं देनी चाहिए। आप जो है बेसिक मटेरियल्स आप पढ़िए। ये मैं आपको जो कह रहा हूँ ये हर एक एग्जाम में काम आता है, ये पॉइंट है किसी भी एग्जाम में काम आता है, भले आप बैंकिंग एग्जाम लिखें, भले आप सिविल सर्विस लिखें, कोई सा भी लिखें, बेसिक मटेरियल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बेसिक मटेरियल ही पढ़ना चाहिए। गाइडें वगैरह ये होती है, सस्ती किताबें मार्केट में मिलती है, ऐसी नहीं पढ़नी है। जैसे आपको जो स्टूडेंट इंडिया में बैठे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप 9th 10th 11th में एनसीईआरटी की किताबें अगर पढ़ी है, एनसीईआरटी का जो सेट ऑफ बुक्स होती है, दे आर द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड दैट गिव द क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। उसको अगर आप समझ लें पूरा, दैट इज मोर देन सब्जेक्ट। एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं किताब पढ़ करके भी आप सिविल सर्विस में क्लियर हो सकते हो। उसमें थोड़ा सा एडिशनल मटेरियल थोड़ा सा एडवांस लेवल में, बट बेसिक वही रहता है उसमें। तो इसलिए कोई भी है आप बेसिक मटेरियल पढ़े, कोई सुपरफिशियल गाइड और इस तरह की चीजें ना पढ़े। तो बेसिक की जितना आपको जो शॉर्टकट पढ़ने की कोशिश ना करें,
शॉर्टकट्स जैसे ये गाइड्स होती है, कुछ जो एक गैस पेपर बना देते हैं कि यही आप आंसर तैयार करके दो, ये नहीं होना चाहिए कोई भी चीज है। तो बेसिक मटेरियल यू शुड रीड एंड यू शुड प्रिपेयर, यू अंडरस्टैंड। द मेन थिंग होती है, कोई भी एग्जाम होता है, आप किसी कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, एंड सेकंड होती है जो एक्सप्रेशन, हाउ यू एक्सप्रेस योर व्यूज, हाउ यू राइट द आंसर्स, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। अब जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यू विल नॉट बी एबल टू आंसर अनलेस यू नो द बेसिक्स ऑफ दैट सब्जेक्ट। सो योर बेसिक्स शुड बी वेरी क्लियर, you should understand the basics. And next, जैसे 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 एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपको ये पूछा जाए कि इंडिया में कॉफी कहाँ पैदा होती है, चाय की खेती कहाँ होती है, तो इसको कहने से पहले आपको क्या है, इसको समझने के लिए ऐसे नहीं चलो किताब में लिखा हुआ था असम, मेघालय और तमिलनाडु और इस तरह से लिखा हुआ किताब में, तो आपने वो पढ़ लिया और वो ऐसे आपने जो आंसर दे दिया, ऐसे नहीं होता, ऐसे मगअप नहीं करना होता, कोई भी चीज समझनी होती है। इसी चीज को आप कैसे समझोगे, इसको ये समझो, पहले आप इंडिया का मैप बनाओ, आप कि आपको इंडिया का मैप बनाना आता है, इंडिया का मैप बनाइए, स्केच बनाइए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, आप जो है इंडिया का जो है उसमें कौन कौन से राज्य है उसकी बाउंड्री आप खुद बनाना चाहिए, आप जानना चाहिए। यू योरसेल्फ शुड बी एबल टू मेक द बाउंड्रीज ऑफ द डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। उसके बाद में चलो ये स्टेट आप आइडेंटिफाई कर देते, ये स्टेट है। फिर आप देखिए कि इसमें जो जोग्राफिकली आपको देखना है कि इसमें एल्टीट्यूड्स कौन से है, मतलब हिल्स कौन सी है, कौन सा जो अपना जो है प्लेट्स कौन सी है, और किस हाइट है, एल्टीट्यूड वगैरह, वो सारा आप शुड बी एबल टू प्लॉट इट ऑन दैट। तो क्या चाय के और कॉफी के खेती के लिए क्या होता है कि हमेशा जो एल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 1000 मीटर से ऊपर हाइट होनी चाहिए, तो 1000 मीटर से ऊपर का हाइट का एरिया कौन कौन सा इस नक्शे में है। फिर आपने जैसे वो किया, मैप किया आपने, फिर उसके बाद में जो है उसको जो है आप वो कौन कौन से स्टेट में आता है, क्योंकि स्टेट की बाउंड्री आप जानते हैं, तो उस स्टेट में आता है, जैसे ये असम में आता है एरिया, ये तमिलनाडु में आता है, ये केरला में आता है, अच्छा तो ये कॉफी वहां पे होती है। तो ये एक, हालांकि रट करके आप बता सकते हो कॉफी कहाँ होती है, चलो ये 4 स्टेट के नाम मैंने बता दिए, लेकिन ये समझ करके इसका आंसर देने के लिए आपको कम से कम आपको 10 बार पढ़ना पड़ता है, कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये जो समझ करके लिखने का, दिस इज द वे टू गेट द रियल मार्क्स एंड रियल सक्सेस, नॉट ओनली मार्क्स, द रियल सक्सेस। इसका समझने से आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर, वो तभी आप दे सकते, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, कॉफी कहाँ पैदा होती है ऐसे कभी नहीं आता है, घुमा फिरा के आता है। तो घुमा फिरा के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसका आप आंसर देने के लिए तभी दे सकते हो जबकि आप बेसिक चीज जानते हो। तो आपको ये बेसिक चीज आपको जो है ये समझनी पड़ेगी आपको ये। फिर जो है जो नेक्स्ट थिंग है, आपको करंट अफेयर्स आपको अपडेट होने चाहिए। किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और करंट अफेयर्स के लिए जो बच्चे अभी छोटे हैं उनको ही मैं कहना चाहता हूँ, 10वीं क्लास में जो है, जो 8वीं क्लास में, उनको भी ये कहना चाहता हूँ, और जो बीए या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या कीजिए, एक न्यूज़पेपर, कोई सा भी वन न्यूज़पेपर यू सेलेक्ट। आई सजेस्ट यू टेक दी हिंदू, जो दी हिंदू पेपर है, दी हिंदू, हिंदू पेपर को आप उसका ई पेपर को आप सब्सक्राइब कीजिए। Every day you can see the e-paper on your Google. You are all having WhatsApp, your laptops. In the laptop, you can see the newspaper, and you study the newspaper. I'm using the word you study the newspaper. I'm not telling you read the newspaper. I'm not using that word because reading can be done by anybody, just cursory reading. But study the newspaper means you have to go into each and every line and word of that newspaper. पहली पेज से लगा करके लास्ट पेज तक कुछ चीजें आती है अनइम्पोर्टेंट होती है, आप जानते हो अनइम्पोर्टेंट होती है वो चीजें, छोटे छोटे पॉलिटिकल न्यूज होती है, कुछ क्राइम न्यूज होती है, कुछ होते हैं स्पोर्ट्स से, क्रिकेट और इससे रिलेटेड अननेसेसरी चीजें होती है, दोज थिंग्स कैन बी अवॉइडेड। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें वो सारी चीजें जो है आप उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेपर तक आपको स्टडी करना है। और स्टडी करने का मतलब ये होता है कि आप जो उसमें एक एक लाइन पढ़िए, आप उसमें एक एक लाइन में आपको एक तो उसमें लैंग्वेज देखनी होती है, उसमें आपको क्या कंटेंट्स है उसके वो देखने होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आप समझ नहीं पाओगे, जैसे कई डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड को लेकर के आप गूगल में ही वो वर्ड आप डाल करके मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, उसका मीनिंग ओपन हो जाएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में मीनिंग ओपन हो गया। फिर उसका प्रोनाउंसिएशन, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो उसको आप प्रोनाउंसिएशन देखिए। फिर उसका
आप यूसेज कीजिए, आप खुद उस वर्ड को आप यूज कीजिए, आप अपने लैंग्वेज में उसको यूज कीजिए, डिफरेंट सेंटेंसेस बनाए कीजिए, तो उससे आपको वोकेबलरी आपकी बढ़ती रहेगी और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो और ज्यादा इंप्रूव होती रहेगी। क्योंकि मैं आपको बताया था पहले, दो चीजें सिविल सर्विस के सक्सेस की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर वन है बेसिक नॉलेज, एंड सेकंड बेसिक एंड एक्सटेंसिव नॉलेज। बेसिक एंड एक्सटेंसिव नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए और काफी एक्सटेंसिव होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट the expression, what knowledge you are having, how you are able to express, that matters a lot. अगर आप उसको ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आप जानते कई सारी चीजें लेकिन आप लिख नहीं पाते हो, इतने छोटे टाइम में, टाइम बहुत कम होता है। और यूपीएससी में हर एक क्वेश्चंस के लिए एक वर्ड लिमिट दी जाती है, जैसे आंसर इन 100 words, some are answer in 500 words, so like that the limits are given. If you are exceeding the limit, then you get negative marks. So within that you have to be very effective. That means your communication should be very sharp. Communication कब sharp होगा? जब आपका लैंग्वेज के ऊपर पूरा आपको कमांड हो, you have good command over the language, and what you know you are able to briefly, you are able to present it there. Nothing should be left, as brief as possible you should be able to. That is why in Hindu paper में क्या होता है, जैसे एडिटोरियल होता है लेफ्ट साइड में, तो पेज नंबर 9 और 10 इसमें तो होते हैं, 9, 10 या 11, जो एडिटोरियल लेफ्ट और राइट साइड बीच वाला पेपर होता है वो पूरा एडिटोरियल का होता है। तो उसके सारे एडिटोरियल, उसके जो फीचर जो होता है, उसका आर्टिकल, वो सारी चीजें आप पढ़िए। एडिटोरियल पढ़ करके, लेफ्ट साइड में 2 एडिटोरियल्स होते हैं, उनको एडिटोरियल का आप पढ़ करके उसमें सारे, पहले तो आप उसको पूरा समझिए, उसकी लैंग्वेज, उसके वोकेबुलरी सारी समझ करके पूरा पढ़ने के बाद में, इस एक एडिटोरियल को पढ़ने में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं कई बार, नो प्रॉब्लम। बिगिनिंग में आपको जैसे आप यंगस्टर से अभी बहुत कम उम्र में है, इट में टेक यू मोर टाइम, डजंट मैटर। उसको पढ़ करके पूरा समझ करके फिर आप अपनी लैंग्वेज में प्रेसी लिखो। उसका जो प्रेसी होता है 1/3, प्रेसी का मतलब आप 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दैट यू शुड बी एबल टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। इफ यू आर एबल टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, दैट मीन्स ओके, यू अंडरस्टूड एंड यू आर एबल टू प्रेजेंट एनी, कोई सा भी पेपर अगर आएगा, किसी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप बहुत ब्रीफ। कई बच्चे मैंने देखे हैं जो सिविल सर्विस में सेलेक्ट होते हैं, उनका नॉलेज इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज के ऊपर बहुत बढ़िया कमांड होता है और बढ़िया से ढंग से वो प्रेजेंट कर देते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होता है। तो ये प्रेजेंटेशन आप सीखोगे इससे, ये जो इंग्लिश का जो पढ़ने से। दूसरा, आपके करंट अफेयर्स हमेशा अपडेट होते रहेंगे। तो करंट अफेयर नॉट ओनली जनरल स्टडीज में, बट आपके ऑप्शन में भी कई बार काम आते हैं। कई चीजें करंट अफेयर में ऐसी होती है जो चीजें आप उसमें ऑप्शन में अगर आप मेंशन करते हैं तो उसमें दैट कैन फेच यू मोर मार्क्स। तो इसलिए ये पेपर जो है, मैं आई यूज द वर्ड, यू स्टडी द न्यूज़पेपर, ओनली वन न्यूज़पेपर, and that I suggest that the Hindu, anywhere in the world you can get it if you have subscribed as the e-paper. So from first page to last paper, every day you should make it a habit to study the newspaper. And next thing I would like to tell you that after your language proficiency, maximize your net study time. आपका स्टडी का जो नेट टाइम होता है, net time for the study, I am using the word net time. You see, now I will tell you what I mean by net study. Net study का मतलब, जैसे आप सुबह उठते हैं, जैसे मान लो 6 बजे उठे या 7 बजे उठे, आप उठते हैं, सभी के पास में फोन है, आप जो है अपनी जो स्टॉप वॉच है उसको स्टार्ट कीजिए। जैसे उठ के आप टेबल पे, बाथरूम वगैरह जाकर आप ब्रश वगैरह करके आप बाथरूम इसमें बैठे, आप अपने टेबल पे बैठे पढ़ने लगे हैं, किताब खोली आप पढ़ने लगे हैं, तो उस वक्त आप किया अपनी जो है, आपकी जो है स्टॉप वॉच को आप ऑन कीजिए, उसमें टाइम चलता रहेगा, आप पढ़ते रहिएगा। जब आप देखते हो कि अब मैं ब्रेक चाहिए, मेरे को ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ, उस वक्त आप पॉज कर दीजिए, वापस आके फिर टेबल पे बैठते हो, फिर ऑन कीजिए उसको। फिर आप जाते हो, मान लो कहीं और जाना है, चाय पीने या कोई बात करने या कहीं बाहर कोई जाना है काम से, बाजार जाना है, जाके वापस आओ, फिर ऑन कीजिए। फिर लंच के टाइम इसी तरह से ऑफ ऑन कीजिए, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक रात को आप सोने जाते हो, तब तक ये ऑन ऑफ करके। और रात को जब आप सोते हो, जैसे मान लो आप 11 बजे सोते हो, 11:30 बजे सोते हैं, उस वक्त आपके टोटल नेट मिनट्स और आवर्स कितने हुए, दैट इज कॉल्ड नेट स्टडी टाइम, नेट टाइम फॉर गिवन फॉर द स्टडी। अगर आपका नेट टाइम, अगर कोई भी बच्चा अभी 14 घंटा दे सकता है, नहीं तो शुरुआत में चलो मैं आपको 12 घंटे का बोलता हूँ, 12 घंटे का अगर आप टारगेट रखिए, और सिविल सर्विस में अगर आपको सक्सेस होना तो कम से कम 14 घंटा होना चाहिए। 14 घंटा बहुत डिफिकल्ट होता है, आप देख के आप करके देखिए,
कि आपके जिसमें नींद के 6 घंटे वो भी चले गए, खाने के भी, बाथरूम सारा कुछ निकाल करके उसके बाद में नेट आपके पास में 12 घंटे तो अभी होने ही चाहिए। 12 घंटे अगर कोई भी बच्चा पढ़ सकता है तो ये समझ लो कि आप काफी नजदीक जा रहे हो सिविल सर्विस पढ़ने के लिए। और कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं। आप देखिए, एक दिन ट्राई करके देखिए सारे बच्चों, आप जो मेरे को सुन रहे हो, आप कल सुबह उठते ही आप इस तरह से स्टॉप वॉच रख के, और कल रात को जब सोने जाओ उस वक्त आप ऑफ करना, और उसमें देखना कितने मिनट और कितने आवर्स होते हैं आपके। अगर वो 12 घंटे अगर हो जाते हैं तो फिर आपको बधाई है, और इसका मतलब आप बहुत नजदीक जा रहे हो। धीरे धीरे आपका ये नेट आवर्स शुड बी इंक्रीजिंग, एंड इफ यू फाइनली ब्रिंग इट टू 14 आवर्स 15 आवर्स। मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, जब एग्जाम के टाइम में थोड़ा पहले हमारा 18 आवर्स नेट टाइम था, 18 आवर्स। तो इसका मतलब आप समझे कि मतलब मुश्किल से 4 घंटे सोते थे, और इस तरह से 18 आवर्स 19 आवर्स तक हमने पढ़ाई की है नेट स्टडी। इतना करोगे तो ही सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो सकता है, नहीं तो, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन बहुत डिफिकल्ट है। आप अब देखिए, जो एग्जाम का एक टॉपर होता है उसके पास में भी 24 घंटे का टाइम है, और आपके पास में भी 24। जो फेल होता है लास्ट में उसके पास में भी 24 घंटे है। फिर एक आदमी क्यों टॉपर बन जाता है और दूसरा क्यों फेल हो जाता है? इसका कारण है कि ये जो टाइम है उसका आप कैसे यूटिलाइजेशन करते हो, और उस टाइम के अंदर द हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, बहुत कठिन परिश्रम करनी पड़ती है, और सही दिशा में। फालतू की किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है, फालतू तरीके से पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है। तो आपको सही चीजें होती है, सही दिशा में अगर आप पढ़ पाते हैं तो वो जो आपका सक्सेस हो जाता है उसमें। तो there is one more thing I want to tell you. योर कोचिंग सेंटर्स जो है उनमें भी कई सर्विसेज कोचिंग सेंटर होते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग, एक बार कोचिंग करने से कोई, आप एमए या एमएससी या जो भी है आपका डिग्री करने के बाद में बीए या जो भी है, एक बार कोचिंग सेंटर एक कोर्स करने से अच्छा रहता है। उससे एक आइडिया मिलता है, कई दोस्तों से दोस्ती होती है, वो सारे कैसे प्रिपेयर करते हैं आप भी उनसे करो। इसमें कई सारे, तो एक कंपनी मिलती है आपको। एक बार एक पूरा कोचिंग सेंटर का कोर्स करने में कोई नुकसान नहीं है। एक और चीज है कि जो फ्रेंड्स होते हैं, आपको कैसे दोस्तों की कंपनी आप रखते हो वो बहुत काम आएगी। आप अगर फालतू के दोस्त जो है टाइम आपका खराब करते हैं, इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद दोज पीपल, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। सेलेक्ट द बेस्ट पीपल हु आर प्रिपेयरिंग लाइक यू फॉर सिविल सर्विसेज, उनको आप सेलेक्ट कीजिए, उनके साथ में आप दोस्ती रखिए उनसे, ताकि आप कहीं चाय पीने भी जाओगे, वॉक करने भी जाओगे, तो भी कुछ डिस्कशन होगा, वो डिफरेंट तरह का होगा। बिल्कुल कोई फालतू की गप्पे नहीं मारी जाएगी, बल्कि कुछ कोई इंटरनेशनल अफेयर, आज क्या डेवलपमेंट हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें, नई नई चीजों के ऊपर जो आप है टॉपिक लेकर के, आज आपने क्या पढ़ा उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करता है। एंड एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो छुट्टियों का टाइम होता है, यू शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ द हॉलीडेज। बच्चे एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि हॉलीडेज में जाके छुट्टियां मनाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। हम सबसे ज्यादा पढ़ाई हम हॉलीडेज के टाइम में करते थे, जब छुट्टियां होती थी, छुट्टियों के टाइम में सबसे ज्यादा पढ़ाई हम करते थे। तो आप ऐसा कीजिए, छुट्टियों के टाइम में बस कहीं जंगल में जाके बैठ जाइए, एकांत में जाके बैठ जाइए, एक या दो जने, तीन जने, जो भी आपका जो फ्रेंडशिप सर्कल है, अकेले भी बैठ सकते। मैं तो अकेला रख के पढ़े रहता था, क्योंकि वहां तो ऐसे कोई था नहीं गाँव में कंपनी। तो आप वहां बैठ करके सुबह आप शुरू कीजिए रात तक, और आपका ये होना चाहिए, आज मैं 14 घंटे पढ़ा, आज मैं 15 घंटे पढ़ा, कल मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, आज ये चीजें मैंने तैयार की, वो सारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड वंस इन व्हाइल यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अब आप देखिए कि जो बस लास्ट के 2 मिनट में और लूंगा, कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये कई बच्चे अपने यहाँ से बच्चे क्यों नहीं निकल पाते सिविल सर्विसेज से। इसका मैंने जो एनालिसिस किया है, बहुत बड़ा कारण, मतलब 90% का कारण आता है कि उनके पेरेंट्स होते हैं वो नहीं जानते हैं कि बच्चों को कैसे आगे प्रोग्रेस करना। 90%। मेक इट, आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चों को कैसे आगे डेवलप करना। आपको सिविल सर्विस या टॉप सर्विस के लिए तैयारी करनी है, तो वो तैयारी कब से शुरू होती है पता है? जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन से। बच्चे का मतलब मैं बच्चे भी उसमें इंक्लूड करता हूँ, मैं इसलिए बच्चे और बच्चियां जो भी, इसलिए मैं वर्ड बच्चे ही यूज कर रहा हूँ, चिल्ड्रन। तो जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से अगर पेरेंट्स से डिसाइड करें कि मेरे को इस सर्विस में ले जाना है, तो पहले पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाना होता है। पहले पेरेंट्स की क्लासेस लेना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको सभी को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ,
भगवान जी और आप जो भी और अमराराम जी और आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक पेरेंट्स की कॉन्फ्रेंस कराएं, यंग पेरेंट्स जो मतलब जिन्होंने अभी शादी की है, इवन शादी करने से पहले जो ग्रोन अप बच्चे होते हैं उनकी क्लास लें कि आप जब माँ बाप बनोगे तो आपको अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना, उनको पहले ये पता होना चाहिए। तो पेरेंट्स की क्लास लेना जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। उनको ये अगर वो पहले 6 साल या जो छठी तक की जो एजुकेशन है वो ढंग से दे पाएंगे तो अपने आप उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है। होता क्या है, जैसे मैं बताऊं एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है कि अपने यहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं, दे स्ट्रगल फॉर सम जॉब, दे गो फॉर सम इनकम। सो फ्रॉम बॉम्बे में अच्छी इनकम नहीं है, चलो दुबई जाते हैं, दुबई नहीं मस्कट जाते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं। अब बच्चे कहाँ पे है, कभी कभी वहां पे भी होते हैं दुबई वगैरह में भी, कभी यहाँ छोड़ के बच्चे गाँव में छोड़ के वहां जाते हैं। तो इसलिए जो होता क्या है कि जब योर चिल्ड्रन आर लेफ्ट देयर, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर योर ओन लाइवलीहुड। इसमें दिक्कत ये होती है कि बच्चों के ऊपर पूरा अटेंशन नहीं होता पाता मिलने में। और जो सक्सेसफुल पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चे का जन्म होता तभी से उनके साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चे को मैनर्स सिखाते हैं, उनको जो कई सारे सोशल एटिकेट्स वगैरह कई सारी चीजें सिखाते हैं। तो नैतिक शिक्षा उनको देते हैं, मॉरल एजुकेशन वगैरह। उसके बाद में जैसे अब 1.5 साल का बच्चा है तो उसको क्या सिखाना है, 2 साल का वो चलो स्विमिंग सिखानी है, 2.5 साल का होते हैं उसको तो पियानो या कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाने हैं। फिर 2.5 साल के बाद में उसको जैसे अल्फाबेट सिखाने शुरू करते हैं, तो अल्फाबेट की सबसे बढ़िया स्कूल कौन सी है वहां पे भेजना है। फिर 3 साल होता है, 3.5 साल होते हैं, एलकेजी में भेजना है, प्री केजी या एलकेजी जो भी है। इस तरह से कब कब क्या करना है बच्चों को। आप अपने जॉब में रहते हो, बिजी रहते हो, और बच्चे आपके जो कौन से स्कूल जाते हैं ना किस बस में जाते हैं आपको भी पता नहीं है। इट शुड बी ऑलवेज नेसेसरी कि पेरेंट्स, दोनों में से एक पेरेंट्स जैसे मदर या फादर, तो बच्चे को लेकर के खुद स्कूल जाए, खुद स्कूल छोड़ के आए, वहां पे दूसरे बच्चों को देखें वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। स्कूल डे होते हैं, दे शुड बी प्रेजेंट देयर। और बच्चों के जो उनके जो दूसरे बच्चे जो होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, उनके पेरेंट्स से भी दोस्ती रखें, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे बच्चों को आगे क्या प्लान कर रहे हैं। कई एजुकेशन होती है जो आपको बताएंगे कि आगे बच्चे का भविष्य क्या है, उसके लिए क्या क्या पढ़ाई करनी है, वो सारी चीजें आप जो है तभी से आप साथ में रहे उनके। एक और इम्पोर्टेंट चीज है